हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, हम पढ़ रहे हैं इंटरनल ट्रेड के अंदर। पहले हमने पढ़ा था होलसेल ट्रेड और उसके फीचर्स हमने पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि होलसेल ट्रेड रिटेलर को, कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देन हमने कल पढ़ा था रिटेलर ट्रेड के बारे में, रिटेल ट्रेड के बारे में कि रिटेलर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो अलग अलग पार्टीज़ को क्या क्या सर्विसेज देता है। उसकी जो पार्टीज़ होती हैं वो होती है कंज्यूमर और एक होलसेलर, क्योंकि उन दोनों के बीच में लिंक होता है। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिटेलर, कितने टाइप्स के रिटेलर होते हैं। आपका जो ये टॉपिक है 18 रैंड रिटेलर्स और जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स है, ये आपका सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है, ये आपको नहीं करना है। तो पेज नंबर आपकी बुक में अलग भी हो सकता है, 376, 377 आपको नहीं करना है। जो नेक्स्ट है लार्ज स्केल रिटेलर्स, ये आपका सिलेबस में है। लार्ज स्केल रिटेलर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि इसमें छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो पॉसिबल हो सकती है, एक ही बिल्डिंग में फिट हो सकती है, वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे आपको मिल सकती है, एक ही शॉप में मिल सकती है। जैसे कि आप नॉर्मली, जैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। जैसे आप रिलायंस फ्रेश में कभी गए होंगे, किसी मॉल में गए होंगे, किसी सुपर मार्केट में गए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपको सारी अलग अलग वैराइटीज़ के प्रोडक्ट्स आपको एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। आपको अलग अलग शॉप्स में जाना नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप किला रोड पे जाएंगे, रेलवे रोड पे जाएंगे, रोहतक की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए अलग अलग शॉप में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सभी कुछ एक ही शॉप में मिल जाता है, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। और जो नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही इसमें डील करती हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश, रिलायंस के नाम से आपको पता ही है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर का एक एग्जांपल मैं पहले आपको बता देता हूँ जिससे आपको जल्दी क्लियर हो जाए। एक रिलायंस फ्रेश एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, बिग बाज़ार आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। इसमें क्या होता है कि एक शॉप को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ही बेचता है। जैसे कि कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स का डिपार्टमेंट है, कोई कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, या फिर कोई स्नैक्स डिपार्टमेंट है, या फिर कोई अलग किसी चीज़ का पर्टिकुलर स्पाइसेस का डिपार्टमेंट है। तो वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर्स की नीड्स हैं वो वेरियस डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग मीट की जा सकें। तो उन्हें कोई अलग अलग शॉप्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें बस खाली एक अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है और उस डिपार्टमेंट को मैनेज किया जाता है अलग एक पर्सन द्वारा। ठीक है। इससे फिर फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसका फीचर्स हैं देर आर मैनी डिपार्टमेंट आर अंडर वन रूफ। रूफ का मतलब यहाँ पे छत है, तो एक छत के नीचे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आप अगर कभी रिलायंस फ्रेश में या बिग बाज़ार में या किसी विशाल मेगा मार्ट में कभी गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि जैसे कि फ्रूट्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, कॉस्मेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, राइस प्रोडक्ट्स का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वैसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ही रूफ के नीचे। फिर है ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स या थिंग्स आर अवेलेबल इन दैम। मतलब काफ़ी टाइप के जो गुड्स होंगे उसमें अवेलेबल मिलेंगे आपको। कोल्ड ड्रिंक्स ही मिल जाएगी आपको, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे आपको, जो डेली यूज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। दीज आर जनरली सिचुएटेड इन द बिग सिटीज़। ये हमेशा बिग सिटीज़ में ही आपको मिलेंगे, छोटी सिटीज़ में या विलेजेस एरियाज़ में या फिर हाईवेज़ पे आपको ये ऐसी चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि इनका जो मोटिव होता है वो होता है कि लार्ज पब्लिक तक पहुँचना, और नॉर्मली रिच पीपल तक उनको रीच होती है इनकी। द कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड मैनी फ्री सर्विसेज। कस्टमर को काफ़ी फ्री सर्विसेज भी मिलती है इसमें, जैसे कि रेस्ट हाउस है, कैंटीन वगैरह है। कैंटीन में मतलब कि आपको पे करके ही ले रहा है, लेकिन बेसिकली आपको वहाँ पे आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी मिल सकती है, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ है ऐसा, तो वहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी मिल सकती है, इंटरनेट सर्विसेज भी मिल सकती है, आपको वाईफाई मिल सकता है। नेक्स्ट है कि एफिशिएंट सेल्समैन वर्क हियर। इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो सेल्समैन काम करते हैं, सेल्समैन का काम होता है कि मतलब होता है कि जो वो पर्सन जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वहाँ पे हायर किए गए हैं, वहाँ पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी डाउट होता है, तो वो उनसे क्लियर कर सकता है और वो उनको गाइड भी करेगा। सेल्समैन का काम होता है उनको गाइड करना, एक तरह से सेल्स को प्रमोट करना। यहाँ पे क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है और क्वालिटी की काफ़ी ध्यान रखी जाती है कि भाई अच्छी क्वालिटी का ही सामान यहाँ पे रखा जाता है। जैसे कोई चीज़, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, ब्रेड है, ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती है। तो जैसे ही 5-6 दिन से होती हैं, या फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं, तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो होती है इसमें इंश्योर की जाती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर
कि जब हम एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंटल स्टोर की तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट है लोकेशन, कि हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर की लोकेशन क्या रहेगी, हमें किस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे अपना डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो रन करना है, एस्टेब्लिश करना है। अब हम अपना डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, कोई भी बिजनेस हाउसेस होगा, आप मानो कि आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर हो और आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कहाँ करना चाहोगे, शहर के एकदम बिल्कुल बीच में, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई रिच पीपल ज़्यादा रहते हैं, मतलब अमीर लोग थोड़े ज़्यादा रहते हैं, आप उस एरिया में अपना डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करना चाहोगे। तो ये मॉडर्न सिटी में ओपन करना चाहेंगे जहाँ पे कि रिच पीपल जो हैं सिटी के ज़्यादा रहते होंगे। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़। अब इसमें एक सभी कुछ एक ही बिल्डिंग में होता है, एक ही छत के नीचे होता है, तो ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। फैसिलिटीज़ कौन कौन सी देते हैं, जैसे रेस्ट हाउस है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस, लाइब्रेरी, कैंटीन, ये सारी फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे। जैसे कि कई बार ऐसे होता है ना भाई, जैसे आप नॉर्मली अगर मार्केट में जाओगे, कुछ सामान खरीदने के लिए जाओगे, कम से कम टाइम तो लग ही जाता है आपका, आप थकते भी हो सकता है, कभी कभी गर्मी भी लगती होगी, आप धूप में घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, धुआं भी होता ही है। यहाँ पे आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगी नॉर्मली, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर में AC लगा हुआ होता है। अगर आप फिर भी कभी थक जाते हो, फैमिली के साथ हो, कभी 4-5 घंटे लग जाते हैं किसी को शॉपिंग में, नॉर्मली फीमेल्स को लगते हैं, तो उस केस में वो अगर भूख लग रही है तो वहाँ पे उनके लिए कैंटीन भी मिल जाती है उनको, तो ये फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डेकोरेशन, जो जैसे मैंने आपको बताया कि इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में काफ़ी चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का जो डेकोरेशन है वो अलग अलग ही किया जाता है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का डिपार्टमेंट है तो उसका डेकोरेशन अलग किया जाएगा, अलग डिपार्टमेंट का किसी अलग तरीके से किया जाएगा। उसका मतलब इंटीरियर जो डिज़ाइन है वो अलग से रखा जाएगा, जैसे कि वो ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके कि भाई ये इस चीज़ का डिपार्टमेंट है। इंटीरियर और एक्सटीरियर जो डेकोरेशन होती है दोनों ही ज़रूरी होती है। इंटीरियर जो डेकोरेशन होती है वो होती है एक तरह से चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए है, और एक्सटीरियर डेकोरेशन होती है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई हमारा जो है अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, इस तरह से लोगों को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है परचेज एंड सेल प्रोसीजर। अब जैसे कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनका परचेज एंड सेल प्रोसीजर क्या होता है, अगर जैसे कि एक मैं आपको डिपार्टमेंट बता रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 6 डिपार्टमेंट्स होते ही होते हैं। वो कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। इन 6 के 6 डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, लॉजिस्टिक्स को आप चाहो तो अभी इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है। पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है सिर्फ चीज़ जो फाइनल गुड्स होती है उसको प्रोड्यूस करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है फाइनेंस जनरेट करना और सब में एलोकेट करना। परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है कि रॉ मटेरियल को खरीदना, बस इतना ही काम होता है। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किया है उसे बेचना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देखना होता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। एक होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी होता है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट वैसे होते हैं, सभी का एक पर्टिकुलर काम होता है। तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है चीज़ों को बेचना। फॉर एग्जांपल कि स्टॉक खत्म हो रहा है हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को या परचेज मैनेजर को एक ऑर्डर दे देगा कि भाई हमारा ये ऑर्डर है कि हमें इतना सामान चाहिए। फिर वो परचेज मैनेजर जो होगा उस ऑर्डर को प्लेस कर देगा, और जैसे ही उसका सामान रिसीव होगा उस डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो मैच करेगा कि भाई जितना ऑर्डर किया गया था उसी के अकॉर्डिंग सामान आया है कि नहीं आया है। उसके बाद में वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके अंदर वो सामान भेज दिया जाएगा परचेज मैनेजर द्वारा, और उसकी 2 कॉपीज़ मतलब क्रिएट की जाएंगी। जब कि कोई सामान खरीदता है तो कस्टमर जब सामान खरीदता है तो उसको 2 कॉपीज़ मिलती हैं। मतलब नॉर्मली आपको एक ही मिलती है क्योंकि एक आपको डायरेक्ट बिल ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता आपको, लेकिन नॉर्मली 2 का मतलब क्या होता है कि किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसा होता है कि जब आप सामान खरीद रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, नॉर्मली आप ऐसा होता भी है, बिग बाज़ार में ऐसा होता भी मैंने देखा है, तो उसमें मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल परचेज़ किया किसी मोबाइल के डिपार्टमेंट से, तो आपको 2 कॉपीज़ मिलती हैं कैश मेमो की। एक आपको कैश मेमो जो है वो आपको बिल काउंटर पर जमा कराना होता है, और एक आपको मिल जाता है जिसमें कि पेड वर्ड जो है मेंशन किया गया होता है, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो वहाँ से आपको मिल जाता है। और फिर आपको एक टोकन भी दिया जाता है, टोकन आपको गेट कीपर को देना पड़ता है, और टोकन से ही आपको जो आपका गुड्स है वो आपको रिसीव हो जाता है। तो ये था परचेज एंड सेल प्रोसीजर। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। एक स्टाफ मैनेजर अपॉइंट किया जाता है कि जो एक तरह से HR मैनेजर का काम करता है, जिसका खाली काम होता है कि एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट करना। जैसे अगर कोई क्लीनर, कोई क्या बोलते हैं उसे, जमादार कोई चाहिए, कोई क्लीनर चाहिए, या कोई स्टोर मैनेजर चाहिए, या फिर कोई किसी अलग अलग डिपार्टमेंट का कोई सेल्समैन चाहिए,
कोई भी एग्जीक्यूटिव चाहिए, कोई भी ऑफिसर कुछ भी चाहिए, तो उनकी अपॉइंटमेंट ये करता है। इसको सारे रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह बता दिए जाते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर की। डिपार्टमेंटल स्टोर का बेसिकली एडवांटेज क्या है, क्या ऐसा फ़ायदा है? क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने कॉमर्स से या एमकॉम करने से मैंने क्या सीखा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उस सभी के एडवांटेजेस भी हैं और सभी के डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि अगर आपको कोई एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, उसमें आपको एडवांटेजेस दिख रहे हैं, तो आपको खुद से ही, तो इसमें क्या होता है कि हर चीज़ का कुछ फ़ायदा भी होता है और हर चीज़ का नुकसान भी होता है। एज़ अ कॉमर्स स्टूडेंट या एज़ अ नॉर्मल पर्सन भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ में फ़ायदा दिख रहा है तो नुकसान भी कुछ ना कुछ तो है ही उसमें, तो आपको वो खुद से ही सोच के ढूंढना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ नेगेटिव सोच की बात है, पॉजिटिव सोच की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको प्रैक्टिकल चलना है कि अगर आपको किसी चीज़ में फ़ायदा दिख रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अगर वो आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो वो चीज़ आपके लिए गलत है। तो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये सोचने का तरीका क्या है, वो तो चलो मैं आपको फेस टू फेस ही बता सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो। लेकिन हर चीज़ का फ़ायदा होता है और हर चीज़ में डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इकोनॉमी इन लार्ज स्केल बिजनेस, जैसे कि होल सेल ट्रेड के जो भी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि बल्क क्वांटिटीज़ में सामान खरीदना, सारा सामान एक जगह पे प्रोवाइड कर देना, वो सारे बेनिफिट्स जो हैं इसमें भी आपको मिल जाते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, इकोनॉमी भी काफ़ी पॉसिबल हो सकती है। इकोनॉमी का मतलब है कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कि आपने 100 यूनिट्स परचेज़ करनी है, तो एज अ जैसे होलसेलर क्या करता है कि बल्क क्वांटिटीज़ में सामान खरीदता है, तो उसे काफ़ी इकोनॉमी मिल जाती है, मतलब एक तरह से इकोनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं, उसे काफ़ी फ़ायदा मिलता है बल्क क्वांटिटीज़ में सामान खरीदने का। तो सेम सिमिलर वे में डिपार्टमेंटल स्टोर में भी सेम बेनिफिट मिल जाता है कि ये जो लोग होते हैं इनको भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि भाई ऑर्डर प्लेस करने में और ट्रांसपोर्ट में काफ़ी इनको बेनिफिट मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट में कैसे बेनिफिट मिलता है कि इनका जो सारा सामान होता है, जो स्टॉक होता है, वो एक ट्रक में आ जाता है पूरा भर के, या 2-3 ट्रक में आ जाता है, तो इन्हें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। इनका जो सामान होता है ऐसा नहीं होता कि भाई हर हफ्ते सामान आ रहा है या हर डेली सामान आ रहा है, ऐसा नहीं होता, तो उनका प्रोडक्शन थोड़ा महंगा पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट जो है महंगा पड़ेगा। लेकिन इनका जो है लार्ज स्केल बिजनेस होने की वजह से काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर डिपार्टमेंट में एक स्पेशल ट्रेंड एंड एफिशिएंट मैनेजर को हायर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और उनको स्पेशलिस्ट बनाया भी जाता है और नॉर्मली स्पेशलिस्ट होते भी हैं। जैसे कि अगर कोई एक कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में कोई स्पेशलिस्ट है तो उसको उसी डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे जो पर्सन्स कस्टमर्स जो आ रहे हैं उनकी वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। उसके पास पूरी नॉलेज होती है सेल्स की और परचेज करने की भी मिनिमम प्राइस पे। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन आपका पॉइंट हो भी चुका है। इसका मतलब है कि जो आपकी लोकेशन है वो ऐसी जगह पे रहेगी जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिच पीपल को अट्रैक्ट कर सकें अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के तरफ, जिससे कि आपकी जो सेल्स बढ़ सके। नेक्स्ट है ईजी एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि ये बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है काफ़ी अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के। नॉर्मली जैसे न्यूज़पेपर में आप कर सकते हो, टीवी पे आप कर सकते हो, जैसे कि ये आज के टाइम तो इंटरनेट काफ़ी पॉपुलर हो चुका है एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि आज के टाइम में सारे ही लोग इंटरनेट पे हैं। बहुत रेयर ही ऐसी पॉपुलेशन होगी जो कि इंटरनेट पे नहीं होगी, और जो इंटरनेट पे नहीं है वो नॉर्मली डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीदते भी नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए जो एडवर्टाइजमेंट करने के जो खर्चा होता है वो भी इन पर किया जा सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और उससे ये डिपार्टमेंटल स्टोर एक तरह से प्रॉफिट अर्न करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे से प्रॉफिट अर्न किया जाता है। इसका एक बेसिकली मुझे याद नहीं आ रहा कि ये जो क्वेश्चन है, हाँ नहीं, ये आपका ना +1 में ना +2 में है, लेकिन ये आपका सिलेबस में हमारे टाइम में था, आपको मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था कि इज़ एडवर्टाइजमेंट एन एक्सपेंडिचर और एन इन्वेस्टमेंट। तो ये काफ़ी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। ये अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। फिर नेक्स्ट है होम डिलीवरी ऑफ द गुड्स। होम डिलीवरी ऑफ गुड्स में क्या होता है, कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऐसे भी हैं इंडिया में या बाहर आउटसाइड इंडिया भी, जो फ्री होम डिलीवरी भी करते हैं, कॉल ऑफ द फ़ोन या ऑर्डर ऑन द इंटरनेट। जैसे कि आज के टाइम में आप सभी को पता है कि भी हर बिज़नेस की वेबसाइट होती ही है। आज के टाइम में ऐप्स भी आ गई हैं, एंड्रॉयड ऐप्स, एप्पल ऐप्स जो हैं, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे रिलायंस फ्रेश है, आपका रोहतक में रिलायंस फ्रेश है, उसकी एक ऐप है मोबाइल प्ले स्टोर में जिसका नाम है जियो मार्ट। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें अपना एड्रेस डाल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और आपको जो भी चाहिए होगा वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। लेकिन उसमें 1-1.5 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन आपका वो जो है सामान आपके घर पे ही पहुंच जाएगा। अगर आपको
दूध भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए, तो वो भी आपका सामान जो है घर पे पहुंचा दिया जाएगा और कैश पेमेंट भी आपका सामान रिसीव आपको हो सकता है और आप चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो एक तरह से फ्री सर्विस दी जा रही है लोगों को, जिससे कि जैसे अब फिलहाल लॉकडाउन चल रहा था तो काफ़ी लोगों ने शुरू कर दी थी सर्विस की भी, जिससे कि होम डिलीवरी की जा सके। नेक्स्ट है शॉपिंग फैसिलिटी। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल एट अ डिपार्टमेंटल स्टोर। सभी तरह की चीज़ें जो है इसमें अवेलेबल होती हैं, सभी वैराइटीज़ काफ़ी अवेलेबल होती हैं, तो उससे काफ़ी एडवांटेजेस मिलते हैं कस्टमरों की भी। वो एक तरह से उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस हो जाता है कि भाई अगर मान लो कि मेरे पास एक ही चीज़ है और मैंने उसका क्या रख दी, उसके पास चॉइस ही लिमिटेड है कि भाई इसे ये ही लेना है। लेकिन अगर मैं उसके सामने 10 चीज़ें रख दूँ तो वो उसमें से चूज़ कर सकता है कि उसे कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी उसे लेनी है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्विस एलिमेंट का। इसमें जो सर्विस जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बजाय कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मतलब प्रॉफिट अर्न करने का उनका मोटिव रहता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न किया जाता है बाय गिविंग सर्विसेज, बल्कि सर्विसेज देना जो है इनमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का वैसे ये प्लस टू क्लास का टॉपिक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। सेल्स को प्रमोट करने के लिए वेरियस टेक्निक्स एंड वेरियस टूल्स को यूज़ करना। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा बाय वन गेट वन एक ऑफर वगैरह चलते रहते हैं, इन ऑफर्स का यूज़ करके हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको फ्री कूपन्स दे दिए, कोई कॉन्टेस्ट चला दिया, कोई लकी ड्रॉ निकाल लिया, तो उसे हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। सेल्स को प्रमोट करने के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज़ करना। नॉर्मली इसमें एडवर्टाइजमेंट भी आ सकता है, या जैसे न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो सेल्स प्रमोशन बेसिकली मतलब होता है कि सेल्स को प्रमोट करना किसी भी तरीके से, कैसे भी करो आप, चाहे आप उसमें ऑफ़र या स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर दो, जैसे बाय वन गेट वन है, या फिर इतना सामान लोगे तो ये चीज़ फ्री मिल जाएगी, ऐसी चीज़ें। फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारे एडवांटेजेस का, नो फियर ऑफ चीटिंग। जैसे कि ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो इसमें आपको कोई डर नहीं रहता कि भी आपके साथ कोई चीटिंग कर ली जाएगी, कोई मिलावट की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जनरली इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही बेचे जाते हैं, कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स इसमें नहीं बेचे जाते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस जो है इनमें बढ़ जाता है और उससे ये पॉपुलर भी ज़्यादा हो जाता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर है तो इसमें कुछ हालांकि गलत चीज़ एक्टिविटीज़ नहीं की जाएगी। फिर हमारा आता है लास्ट का लास्ट टॉपिक आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर के डिसएडवांटेजेस क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया ही था कि भी हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है ह्यूज कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एक ही शॉप के अंदर, एक ही छत के नीचे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, उसमें काफ़ी सारा सामान रखा जाता है और काफ़ी ख़राब भी होता होगा, तो उसमें रिप्लेसमेंट भी की जाती होगी, उसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी हायर किए जाते हैं, सेल्समैन है, सेल्स मैनेजर है, काउंटर बिल के जो पर्सन होते हैं वो अलग होते हैं, या कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स अलग होते हैं, गेट कीपर अलग होता है, तो उन्हीं सैलरी भी पे की जाती है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है, क्लीनिंग के लिए भी अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उसमें आपको ह्यूज कैपिटल चाहिए होती है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें जैसे आपको शॉप है, आपको छोटा सा कमरा चाहिए, बस चल गया काम, लेकिन इसमें को बड़ी बिल्डिंग भी चाहिए होगी, तो उसके साथ में आपको अलग अलग काफ़ी महंगी एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली आपको ये है कि भाई अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर रन करना है तो आपको लार्ज अमाउंट की कैपिटल चाहिए होगी इन्वेस्ट करने के लिए। और लेकिन ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा है इंडिया में, क्योंकि नॉर्मली पब्लिक को क्या पसंद आता है कि अगर सभी सामान जो है एक ही जगह पे मिल जाएगा तो वो कंफर्टेबल फील करता है। नॉर्मली उसे पोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, टाइम का भी प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, बस आया, सामान चूज़ किया, बास्केट में डाला, बिल बनवाया और चला गया। सिंपल प्रोसीजर इसका होता है। नहीं तो बाहर जाएगा, वहाँ पे लाइन लगी होगी, वहाँ पे बोलेगा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, वो बोलेगा कि नहीं है, जब नंबर आया बोले मुझे मेरे पास तो नहीं है, फिर वो दूसरी जगह पे जाएगा, धक्के खाएगा, फिर आधे घंटे बाद उसको एक तरह से अचीवमेंट फील होती है कि भाई जो चीज़ वो लेने आया था उससे वो मिल जाती है, तो एक तरह से उसे लगता है कि भाई उसने कुछ जैसे कि कुछ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया, कि अगर जैसे कि अगर उसे मार्केट में कोई चीज़ ढूंढने गया है जो इसीलिए उसे नहीं मिल रही है और उसे मिल जाती है सडनली, तो उसे लगता है कि जैसे कि उसको ओलंपिक से गोल्ड मेडल मिल चुका है। ऐसी मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे उसको फीलिंग ऐसी आती है, लेकिन तो अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में उसे लगता है कि भाई ये चीज़ इससे इजीली अवेलेबल हो सकती है, एक ही छत के नीचे सारा सब कुछ उसको अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट है अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर्स। ऑर्डिनरी कस्टमर्स का मतलब होता है कि जो थोड़े रिच नहीं है, जो उसके कैपेबल नहीं है पेमेंट के, तो वो उनके लिए एक तरह से डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो है रिच कम्युनिटी को बिलोंग करने के लिए, कि रिच कम्युनिटी जो है वो इनसे सामान खरीद सके। लेकिन जो ऑर्डिनरी कस्टमर है वो इसका एडवांटेज, इनकी सर्विस का एडवांटेज नहीं ले पाता है। फिर नेक्स्ट हमारा इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिकल, एक होता है ऑपरेशनल।
स्ट्रेटेजिकल का मतलब होता है जो हम प्लान करते हैं, जो भी हम दिमाग से सोचते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिकल। और ऑपरेशनल का मतलब होता है कि जो भी हम वर्क एरिया में, जो फंक्शनल एरिया में जो भी हम कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल। तो बेसिकली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो होंगे जैसे कि सैलरी है कोई, या कोई रॉ मटेरियल का कोई, चलो रॉ मटेरियल नहीं होता है, या जो भी स्टॉक रखने के लिए जो भी हमारा सामान होता है वो हमारा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें काफ़ी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इनमें जो है अटेंशन जो है ज़्यादा दी जाती है कस्टमर्स को, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा काफ़ी ज़्यादा कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट ज़रूरत नहीं भी है तो भी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो वो एक तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो उससे बढ़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को अपनी रेपुटेशन बढ़ाने, मेंटेन करने के लिए भी अपना बिजनेस को लॉस में रन करना पड़ता है। ये जो पॉइंट है ना, मैंने आपको ये बोला, तो ये आपको काफ़ी फोकस करने वाली चीज़ है कि कभी कभी बिजनेस को लॉस में चलना पड़ता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपको थोड़ी अजीब लगेगी, ये कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अपने एक्चुअल लाइफ को भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशन आपकी लाइफ से भी मिल जाएंगे रिलेटेड, जो कि मैंने तो, चलो मेरी तो आदत है पहले से, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छी सोच है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बुरी सोच है, मेरी अपनी थिंकिंग है बस ये कि जो भी मैं पढ़ता हूँ उसको अप्लाई भी करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि भाई मेरी लाइफ में उससे रिलेटेड क्या है। जैसे मैंने चेस खेलना सीखा तो मैंने उसमें ढूंढने की कोशिश की कि भाई इससे मैंने लाइफ में क्या सीख सकता हूँ, मैंने सीखा। ऐसे नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं लाइफ में क्या सीख सकता हूँ, अपने आप ही वो मेरे अंदर आता गया, जो उसमें आदतें बनती गई, जो भी मैंने सीखा उससे मैंने उसको रियल लाइफ में भी अपने आप ही अप्लाई करता गया, अपने आप ही मतलब नेचुरली अप्लाई होता गया। तो सिमिलर वे में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रियल लाइफ में भी हमारे को लॉस हो रहा होता है, कोई लॉस में हमारी लाइफ चल रही होती है, या कुछ ऐसी ट्रबलिंग में या कुछ स्ट्रगल हमारी हम कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम में भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए हमको चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई सोचे कि भाई अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो अब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें डिसएडवांटेज है कॉस्टली गुड्स। नॉर्मली इसमें कॉस्टली गुड्स ही बेचे जाते हैं जो कि रिच पीपल अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि डिपार्टमेंटल स्टोर में नॉर्मली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही बेचे जाते हैं, तो कोई इसमें जो कॉस्टली ही मिलते हैं, नॉर्मली जो अफोर्ड नहीं किए जा सकते हैं नॉर्मल या ऑर्डिनरी कस्टमर्स द्वारा। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। जैसे कि आपको पता है कि भाई जो नॉर्मल रिटेलर होता है, जो छोटी सी कोई दुकान है, वहाँ पे उसका ओनर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है, तो वहाँ पे पर्सनल रिलेशन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ओनर यहाँ पे नहीं होता है। तो उस केस में किसी पर्टिकुलर कस्टमर की जो कोई कंप्लेंट है, कोई सजेशन है, उस पर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, उस पर एक्शन ना लिया जाए, थोड़ा डिले हो सकता है। तो इस वजह से स्मॉल रिटेलर जो है वो गुड रिलेशंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो हमारा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उस केस में हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं बन पाया कस्टमर के साथ में। फिर नेक्स्ट हमारा था लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। अब जैसे आपको पता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में से जब भी आपने सामान खरीदते होंगे तो वहाँ पे आपको कैश पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास जो आपके आसपास की जो दुकान है वहाँ पे से आप सामान उधार भी खरीद सकते हो। तो इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है, आपको कैश पेमेंट पे ही सामान खरीदना होता है। फिर अब आता है हमारा आज का लास्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है भेदभाव करना, किसी में कुछ एक तरह से ये अलग है, उसको अलग अलग वे में डील करना, उसे हम बोलते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन। कि सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स की, अलग अलग कम्युनिटीज़ को अलग अलग डील करना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि भाई अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अमीर लोगों से ही इनकी मेनली इनकम होती है, मेनली इनका प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक तरह से जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, उनको इग्नोर कर देते हैं, उनके साथ डील भी अच्छे से नहीं करते हैं। अगर बाय चांस कोई भी जो वीकर सेक्शन का कोई पर्सन है इन डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर करता है तो उसके साथ डील भी प्रॉपरली नहीं किया जाता है, क्योंकि भाई सबको पता है कि भाई वीकर सेक्शन में कोई पर्सन इसमें एंटर कर भी गया तो वो क्या खरीद लेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 या 200 400 600 रुपये का सामान खरीद लेगा या 1000 का खरीद लेगा। लेकिन जो रिच पर्सन होगा वो शायद हो सकता है 3-4 हज़ार का खरीद ले, तो उनके लिए तो मेन फोकस जो रहेगा वो उस पर ही रहेगा ना। तो ये इससे एक तरह से डिसएडवांटेज है कि भाई जो इसके लिए जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इससे होता है। अब इसमें है कि एक है जो इंडिया में मेनली जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ सिटीज़ में ही ऐसे होते हैं, जैसे मुंबई में है वाइट वे, लेडलो है, सहकारी भंडार है, सेंचुरी बाज़ार है, अपना बाज़ार है, और बाकी चेन्नई में मिलिट्री डिपार्टमेंटल स्टोर है, या कोलकाता में है कमालया डिपार्टमेंटल लिमिटेड है, दिल्ली में सुपर बाज़ार एंड जानकी दास है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में, और बेसिकली हमने पढ़ा लार्ज स्केल
रिटेलर्स के बारे में कि लार्ज स्केल रिटेलर्स क्या होते हैं। अब अगर आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाना कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो होलसेलर नहीं होता कि बल्क में भी खरीद रहा है, क्योंकि ये होलसेलर क्यों नहीं है, बस ये इतना है कि ये होलसेलर को बस थोड़ा अपना चेन से हटा रहा है। ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान खरीद रहा है और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सामान बेच रहा है, ठीक है। होलसेलर का काम बेसिकली काम क्या होता है कि रिटेलर को बेचना, उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। क्योंकि होलसेलर क्या करता है, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, होलसेलर कभी भी फ्रीली या जो ओपन चीज़ें नहीं बेचता है। मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो ही रही होगी कन्फ्यूज़न कि भाई होलसेलर और डिपार्टमेंटल स्टोर में डिफरेंस क्या है। अगर आपने एक ध्यान दिया हो तो जैसे कि होलसेल ट्रेडर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है कि जो काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज में सामान खरीदता है, जो दोनों ही करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर भी ऐसे खरीदता है। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर जो है चीज़ों को ओपन वे में बेचता है। ओपन वे का मतलब है जैसे एक एक यूनिट भी उसको बेचता है। लेकिन जो होलसेलर होता है वो कभी भी ओपन में चीज़ें नहीं बेचता है, वो कंटेनर के कंटेनर ही बेचता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कंटेनर में आपके 10 बोटल्स हैं तो वो उस कंटेनर को बेचेगा, वो कभी भी एक बोतल आपको नहीं बेचेगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। तो इसी साथ में हमारा टॉपिक अच्छा पूरा होता है। हम कल पढ़ेंगे 2 टॉपिक्स, हम कल पढ़ेंगे सुपरमार्केट एंड देन हम पढ़ेंगे मॉल्स के बारे में। बस हम कल 2 ही पढ़ेंगे, सुपरमार्केट्स और मॉल्स क्या होते हैं। कल हमारा बस इतना ही टॉपिक रहेगा। फिर हम पढ़ेंगे चेन स्टोर्स के बारे में। ये आपका 2 दिन का है, मतलब कि चेन स्टोर और ये सुपरमार्केट वगैरह। चेन स्टोर के बाद हमारा आएगा मेल ऑर्डर बिजनेस, जैसे कि जो ऑनलाइन बिजनेस होता है, ये जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह है। ये आपका परसों होगा, सॉरी ये आपका होगा सैटरडे को होगा। मेल ऑर्डर बिजनेस के बाद आएगा आपका कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। ये छोटा सा टॉपिक ही है आपका, ये आपका मंडे को हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी जो है आपका सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है, ये आपको नहीं करना है। तो आपको खुशी हो रही है कि भाई काफ़ी आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़ा ही लग रहा है, पेजेस काफ़ी सारे हैं इसमें, तो ये आपको जीएसटी नहीं करना है। तो बेसिकली मैं ये कितना कहना चाह रहा हूँ, जो 9 चैप्टर है वो आपका 4 दिन का और बचा है और 10 चैप्टर सिर्फ आपका 1 ही दिन का है। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है आपका नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो है जल्दी से सब कुछ कवर भी करना है और मुझसे डाउट्स भी लेने हैं। थैंक यू।